आजादी पाने के 2 दशकों तक आगे भी बना रहा, किंतु उसके पश्चात पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गई जिसका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना था। आज क्या हो रहा, समाचार पत्रिकाओं की होड़ ऐसी लगी है कि सिर्फ पैसा कमाना वाकई में हो गया। हाँ जी जो जहाँ ले सकता है और जैसी खबरें हैं सबको छापना है। मतलब हमको क्या करना है, अपनी समाचार पत्र का ज्यादा क्या कर सकते, उसको बढ़ावा देना है समाचार पत्र को। आजादी के बाद की स्थिति ये आजादी के पहले का ही है, ये आजादी के बाद की स्थिति है। खड़े हो राहुल, खड़े होइए। हंसी क्यों आ रही है आपको? और कितना तेज बोलूं? फैन ऑफ कर दो तब सुनाई देगा। आजादी के बाद की स्थिति है। आजादी के बाद का समाचार पत्र नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, हिंदुस्तान राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सभी अभी कार्यरत है ये पत्र पत्रिकाएं। हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं हैं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक इत्यादि। और हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुरेंद्र प्रताप सिंह। हिंदी में प्रकाशित होने वाले राज्य के समाचार पत्र हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नव भारत, देश बंधु, हरिभूमि, नई दुनिया इत्यादि। समझ आया? हाँ, क्या बोल रहे, क्या बोले? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे। हरिभूमि, नई दुनिया इत्यादि। इधर आ, इसको लगाने के बाद और बोलो। आउटलुक बोले ना अभी आप? आउटलुक बोले क्या? आउटलुक नहीं बोली। हाँ, समाचार केंद्रित पत्रिकाएं में दिया है इंडिया टुडे। नहीं, अभी तो मैं पढ़ रही हूँ उसको, इसके पहले नहीं बोली, पहले तुमको सुनाई दे देते। ये समाचार केंद्रित पत्रिकाओं में बताया है इंडिया टुडे, पांचजन्य, आउटलुक, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, ये था आपका प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत ये सारे चीज बताए गए हैं। अब आपको बता रहा है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। अच्छा लगेगा खड़े होके पढ़ने में? नहीं, तुमको तो हंसने की आदत है ना, तो हंसते रहो, पढ़ते रहो। जिन संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य संचार माध्यम। मतलब एक सुनने वाला और एक देखने वाला। श्रव्य संचार माध्यम में आपको बता रहा है कि इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन आदि आते हैं, ये सुनने वाले हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना एवं संदेश शब्द आवाज के रूप में शिक्षित एवं अशिक्षित सभी लोगों तक पहुंचता है। रेडियो विद्युत तरंगों के जरिए काम करता है। रेडियो का विकास बताया आपको कि भारत में सन 1892 के लगभग रेडियो का प्रारंभ हुआ। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकघर विभाग के सहयोग से एक संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। 1947 तक भारत में 9 रेडियो स्टेशन स्थापित हो चुके थे। वर्तमान में लगभग 24 भाषाओं में 146 बोलियों में आकाशवाणी अपनी सेवाएं दे रही है। समझ आया? क्या बोल रहे? ये हुआ था 1892 के लगभग रेडियो का प्रारंभ हुआ था और इसकी पकड़ हुई, भारत से ही बताऊंगी, क्या दूसरे देश का बताऊंगी। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाकघर विभाग से कनेक्शन होकर के तब इसकी ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई।
रेडियो की विशेषताएं हैं, रेडियो द्वारा प्रसारित जानकारी से शिक्षित व अशिक्षित दोनों को लाभ हुआ। मतलब जो पढ़े लिखे थे और जो नहीं पढ़े लिखे थे, इसमें क्या काम हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है। उन दोनों को ही वो जानकारी मिल रही थी। रेडियो को कहीं भी सुना जा सकता था। ठीक, चलाया उससे पहले रेडियो? हाँ, तो फिर मालूम होगा। रेडियो जनसंचार का सस्ता माध्यम है। रेडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारी, अपनी समस्या विभिन्न लोगों विचारकों को सुना जा सकता है। रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां रेडियो के माध्यम से अतिशीघ्र सूचनाओं एवं जानकारियों को जाना जाता है। ये थी रेडियो की विशेषताएं। अब रेडियो की कमियां भी बता देती हूँ। रेडियो में कमी थी कि रेडियो में किसी भी जानकारी को दोबारा प्राप्त करने की सुविधा नहीं होती थी। नीचे बैठे होंगे ना बायो वाले, बस इतनी। रेडियो में समाचार की प्रस्तुति संक्षेप में ही की जाती थी। रेडियो में देखने की सुविधा न होने के कारण श्रव्य दोषित लोग इसके लाभ से वंचित रह जाते थे। ये थी इसकी कमियां। एफएम रेडियो की लोकप्रियता। एफएम रेडियो जानते हो ना? प्रारंभिक 100 वर्षों तक रेडियो तरंगों पर सरकार का नियंत्रण था, किंतु 1997 के बाद प्रसार भारती नामक स्वायत्त निकाय बना। आज रेडियो और एफएम इसी के अंतर्गत आते हैं। रेडियो सबसे सस्ता चैनल है। इसमें निजी चैनलों का आविष्कार हुआ। शहरी क्षेत्रों में भी यह लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार की योजना है कि हर जिले में एफएम चैनल खुले। ठीक, दृश्य संचार, अभी मैंने क्या बताया आपको, श्रव्य संचार था। अब रेडियो में दृश्य संचार कहाँ से आ गया? इसके अंतर्गत, ये श्रव्य संचार के अंतर्गत है रेडियो। दृश्य में बता रहा है आपको कि इसके अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, वीसीडी, टेलीप्रिंट, फैक्स, ईमेल इत्यादि। टेलीप्रिंट कौन पूछा है क्वेश्चन? इंटरनेट, इंटरनेट जनसंचार का सबसे खुला, व्यापक और बहुआयामी माध्यम है। यह मुद्रण, ध्वनि, रेडियो, दृश्य, दूरदर्शन, फिल्म आदि संचार माध्यमों का संगम है। इसके विश्वव्यापी जाल के माध्यम से पल भर में पूरे विश्व के ज्ञान और मनोरंजन का अंग बना जा सकता है। ये था आपका इंटरनेट। इंटरनेट की विशेषताएं बता रहा है आपको कि इंटरनेट की विशेषताएं निम्नलिखित है। इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी संवादों के आदान प्रदान करने का साधन है। इंटरनेट पर प्राचीन और नई से नई जानकारियां उपलब्ध कराई जाती है। मतलब पुरानी से पुरानी और नई से नई जानकारियां। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के समय की भी बचत होती है। जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है, जिसके द्वारा हम किसी भी जानकारी को एक क्लिक से कभी भी व किसी भी स्थान पर रहकर प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की कमियां बता रहा है कि इंटरनेट अशिक्षित वर्ग के लिए अनुपयोगी है। इसे शिक्षित लोग ही चला सकते हैं। अतः इंटरनेट का क्षेत्र सीमित है, इसलिए इसको ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं। जिनको समझ आता है वही इसका उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट वर्तमान में यह अश्लीलता एवं असामाजिकता का माध्यम बन गया है। वाकई में आजकल मोबाइल का गलत उपयोग हो रहा है। उसको बनाया गया था हमारी शिक्षा के लिए, बट उसको हम बना रहे हैं अस्वेच्छा का काम। इंटरनेट अनावश्यक उपयोग से समय का अपव्यय होता है, विशेषकर बच्चों के लिए। जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहां यह अनुपयोगी है, और जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है वहां इसका उपयोग कुछ भी नहीं है। ये थे आपके दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत। अब आपको बता रहा है दृश्य श्रव्य संचार माध्यम। दृश्य श्रव्य संचार माध्यम में इसके अंतर्गत दूरदर्शन व सिनेमा आते हैं। टेलीविजन, यह संचार के क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। वर्तमान में यह सूचना से ज्यादा
मनोरंजन का माध्यम बन गया है। इसमें शब्द, ध्वनि एवं दृश्य तीनों के प्रभाव का सम्मिलित आनंद लिया जा सकता है। पहले टेलीविजन में हम क्या करते थे, सूचनाएं प्राप्त करते थे, बट आजकल सूचनाएं कम बताता है, सास बहू के झगड़े ज्यादा दिखाते हैं। टेलीविजन का विकास, भारत में इसका प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ। 1965 से 1975 तक 7 महानगरों में दूरदर्शन केंद्र खुले। 1976 में स्वतंत्र रूप से दूरदर्शन नामक निकाय की स्थापना हुई। 20वीं सदी के अंत तक कई विदेशी चैनल जैसे CAN, BBC, स्टार, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी में अनुबंध के बाद समाचार प्रशासन के क्षेत्र में बाढ़ सी आ गई। इससे जी टीवी और स्टार टीवी से, इसके बाद जो समाचार के प्रसारण केंद्र थे उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता दिखी, मतलब इसके बाद एक के बाद एक चैनल पूरे इसके आते चले गए। जी न्यूज, स्टार न्यूज जैसे स्वतंत्र समाचार चैनल शुरू हुए। सन 2002 में आज तक ने प्रवेश कर कड़ी टक्कर दी है। आज लगभग 900 चैनल कार्यरत। कितने चैनल है? 900। और आप लोग देखते कितने चैनल है? हाँ, पूरे देखते थे? कितने गिन के कितने चैनल देखते होगे? क्या जी न्यूज? जी न्यूज चालू कब हुआ नहीं बताया, ये 2002 में। 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बाद, उसके बाद के ये चैनल है जी न्यूज, स्टार न्यूज, ऐसे जो 900 चैनल उसके बाद कार्यरत हुए, जिसमें से हम गिन के 10 चैनल भी पूरा नहीं देखते, जिसमें एक न्यूज का भी नहीं रहता है ना, न्यूज का एक भी नहीं देखते। तो मालूम है तुम लोग कौन सा न्यूज देखते हो। सीधे बैठो, वो दिखाता नहीं है इन चैनल में। तो ये है 900 चैनल कार्यरत हुए, जिसमें से कुछ बाहर के भी चैनल। टेलीविजन से लाभ बता रहा है आपको, लाभ सुनिए। यह दृश्य एवं श्रव्य माध्यम होने के कारण अधिक प्रभावी है। इसमें सूचना एवं जानकारी सुनने के साथ साथ देखी भी जा सकती है। किसी भी घटना का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। दिन भर समाचार प्राप्त होता रहता है। ये न केवल समाचार बल्कि मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करने का भी साधन है। अब टेलीविजन से हानि बता रहा है। टेलीविजन पर दिखाए गए कई कार्यक्रमों का समाज पर, विशेषकर बच्चों पर बुरा असर होता है। टेलीविजन को अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने के कारण समय व्यर्थ होता है। यह जनसंचार का महंगा साधन है, इसके लिए बिजली की अनिवार्यता होती है, बिना बिजली के नहीं चलता। ये थे इससे होने वाली हानि। सबसे बड़ा परिणाम, दुष्परिणाम जो होता है वो बच्चों पर होता है, क्योंकि बच्चे जनरली सिर्फ सिन चैन देखते। तुम लोग बच्चे में नहीं आते हो ना, और दिन भर उसी को लगाए रहते हैं, कोई भी आ जाए, अरे
राजा भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी और 1921 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। बोलने वाली फिल्म। ये जो मूक फिल्म बोल रही ना, इसमें मुंह का उच्चारण नहीं है, सिर्फ इशारों से ही सब समझ आया। और पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। प्रारंभ में धर्म पुराण और इतिहास पर फिल्में बनी, किंतु बाद में सामाजिक समस्याओं, प्रेम, व्यावसायिक एवं पारिवारिक फिल्मों का निर्माण होने लगा जो देश को बर्बाद किए। भारत के कुछ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कौन कौन है? आप लोग किसको जाते हो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता में? आप लोग पुराने फिल्म निर्माता में? पुराना है आमिर खान? तो पुराना है? क्या पुराना है? सबका है? देखिए, प्रसिद्ध निर्माता वो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन सिर्फ निर्माता है, प्रसिद्ध अभी जुड़ा नहीं है उसके साथ। प्रसिद्ध निर्माता मैं बताती, जो नाम सुने भी नहीं होंगे। पृथ्वीराज कपूर, गुरुदत्त, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी आदि है। ये प्रसिद्ध निर्माता है। बॉबी देओल और ये सब नहीं है, इससे ज्यादा सोचते भी नहीं। तो ये था आपका प्रिंट माध्यम, जो मैंने आपको बता दिया, श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य दोनों। अब हम आते हैं पत्रकारिता में। चलिए, पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या है? मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है। इसी के फलस्वरूप देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुंचाने की कला पत्रकारिता कहलाती है। सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं। पत्रकारिता को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के अतिरिक्त लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। अर्थात देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक, जो देश विदेश में घटनाएं हो रही है, आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, इसलिए हमें तुरंत ही लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया जाता है समाचारों का। तो जो देश विदेश में घट रही है घटना, उसका हमें तुरंत में उन घटनाओं को संकलित करके, मतलब वहां भी कोई उस समय प्रेजेंट होगा, वही आपको वो घटनाएं भेजेगा ना, खुद से तो नहीं आता घटनाएं। तो यही बोल रहा है कि देश विदेश में जो घटनाएं घटती है उसको एकत्रित करने वाले, उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की जो कला है वो पत्रकारिता कहलाती है। ठीक, यहाँ स्कूल में कुछ हो रहा है, यदि स्कूल के कोई भी लोग बाहर ना लिख करे उस बात को, तो क्या वो समाचार बाहर चली जाएगी? नहीं, कोई एक व्यक्ति उसको जाकर बाहर जब बोलेगा तब वो जो भी माहौल था वो समझ आएगा। तो इसे जो वो समाचार को बाहर तक पहुंचा रहा है, उसने जो कला दिखाई है वही पत्रकारिता कहलाती है। ठीक, पत्रकारिता के मूल तत्व। नई सूचनाएं प्रदान करना मूल तत्वों में बताया है, और पत्रकारिता के प्रकार में बता रहा है। पत्रकारिता के प्रकार हैं खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता। दो प्रकार के बताया है। इसमें देखते हैं खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता में गहराई से छानबीन करके सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है। सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार और अनियमितता को उजागर करने के लिए खोजपरक पत्रकारिता का प्रयोग किया जाता है। उसके प्रमाण एकत्र कर प्रकाशित किए जाते हैं। खोजपरक मतलब खोज के जो समाचारों को हम एकत्र करके जब जन तक पहुंचाते हैं, तो ये खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। विशेषीकृत पत्रकारिता, किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है।
मतलब किसी एक जगह के बारे में पूरा डीप तक जाना और उसको जानना, वो विशेष सूचनाओं के, विशेष पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। समझ आया? तीसरा बता रहा है आपको वॉच डॉग पत्रकारिता, नहीं आगे भी पत्रकारिता है। विशेषीकृत पत्रकारिता में आपको बताया संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता और खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता, यह हमारे विशेष पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। अब आपको बता रहा है वॉच डॉग पत्रकारिता, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने और उसकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करना वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। मतलब हमारी सरकार भी सेफ नहीं है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती, अगर करेगी तो उसके पीछे भी वॉच डॉग पत्रकारिता निकलती है। समझ आया? एडवोकेसी पत्रकारिता, किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। किसी खास विचारधारा मतलब कोई एक विशेष विचार को लेकर उसमें समूह में यदि कुछ घटना घट रही है, कुछ जुलूस निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता के अंतर्गत आएगा। वैकल्पिक पत्रकारिता, प्राय सभी पत्र तथा पत्रकार स्थापित व्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं, परंतु जब मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। इन्हें प्राय पूंजीपतियों का, सरकारों का तथा विज्ञापनों का समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता। जो मीडिया रहती है वो अपने हिसाब से जब किसी एक विशेष टॉपिक पे जब अपनी समझ को रखकर जब पत्रकारिता लिखती है तो वो उनकी खुद की सोच होती है, इसे कहते हैं वैकल्पिक। मतलब अपने हिसाब से उसने उसको एक टॉपिक मिला कि यहाँ पर दंगा फसाद हुआ है, तो वो उसके हिसाब से उसको पूरा तैयार कर देती है। ये वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसमें पूंजीपतियों, सरकारों या विज्ञापनों का समर्थन नहीं होता है। पीठ पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता, सनसनी चकाचौंध तथा ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे भारत का बेल्ट अखबार जो एकदम सनसनीखेज खबर देती है, तुरंत में हो रहा था तुरंत पेपर में निकल जाता है और वो एकदम धुएं की तरफ फैलता है, उस पत्रकारिता को हम कहते हैं पीठ पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता। पत्रकारिता के विविध आयाम बताया आपको, संपादकीय, फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोनो और रेखांकन या कार्टोग्राफ। ठीक, यहाँ पे आपकी पत्रकारिता समाप्त हो गई है। इसके बाद है समाचार लेखन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज क्या क्या पढ़े? एक एक बोलो तो समझ आएगा। इसको हटा के दो। आयाम मतलब उसके जो भाग हैं, विविध आयाम मतलब जितने आयाम, जितने प्रकार हैं, जितने भाग है उसको बताएगा। प्रिंट माध्यम में क्या कौन कौन से बताई हूँ मैं? आधुनिक जनसंचार माध्यम के कितने प्रकार बताए? वो तो दृश्य श्रव्य में आएगा बेटा। मैं आधुनिक जनसंचार के कितने पार्ट बताइए? 3। कौन कौन से? मत बोल, किसी को नहीं मालूम? प्रिंट या मुद्रण माध्यम सेकंड है, और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। कौन कौन से 3 माध्यम है? डाक तार माध्यम,
प्रिंट या मुद्रण माध्यम, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ये आधुनिक जनसंचार माध्यम के 3 पार्ट हैं। इन 3 पार्टों के पार्ट बताया गया है आपको। तो प्रिंट या मुद्रण माध्यम में 3 बताया है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और हैंडबिल या पैम्फलेट। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपको बताया है दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम। दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम में आपको बताया रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर, और दृश्य में बताया फैक्स, पेजर, टेलीप्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट। दृश्य श्रव्य दोनों में बताया है टेलीविजन और फिल्म। समझ आया? आप बताओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कितने हैं? खड़ा हो। मैं बैठने नहीं बोली थी, बैठ कैसे गया? कैसे बैठे? हाँ, 10th क्लास की जैसे क्लास का हाल मत करो ना। 12th मैथ्स में हो आप। बताइए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के प्रकार। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन कौन से प्रकार बताइए। सुनने वाला, खड़े होके बोल। सुनने वाले को क्या बोलते हैं? सुनने वाले को क्या बोलते हैं? पूरा चैप्टर में क्लिक कर दी, वही वर्ड बोल बोल के आप लोग कविता कहेंगे, और नहीं समझ आया तो पूछे भी नहीं, जबकि अर्थ भी बताई हूँ मैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का पूछ रही हूँ, उसके पार्ट बताइए। ये तो आप उसके प्रकार बता रहे हो। खड़े हो। मालूम है क्या सुन रहा फर्स्ट बेंच में बैठकर? मार्क फटा। कहाँ रहता है आप लोग का ध्यान? आपको समझ आया? पत्रकारिता लाइव क्लास? यस मैम। गुड। मैंने आज बताया प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम और पत्रकारिता। ठीक, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में समाचार लेखन जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आइएगा जहाँ पर मैं आपको नोट सेंड कर दूँगी। ओके, ओके मैम।